का एक ऐसा सुपरहिट ब्रांड जिसे अपने टाइम से कहीं आगे का माना जाता था, क्योंकि भारत में गियरलेस और सेल्फ स्टार्ट स्कूटर्स को इंट्रोड्यूस करने वाली ये पहली कंपनी थी। और उस टाइम पर इसके स्कूटर्स इंडिया के रोड पर हर तरफ दिखाई देते थे। लेकिन हर किसी का फेवरेट ये ब्रांड अचानक गायब कैसे हो गया? इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होने के बावजूद ये कंपनी टिक क्यों नहीं पाई? और क्या यह ब्रांड आज भी कहीं जिंदा है या फिर हमेशा के लिए इतिहास बन गया? चलिए आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानते हैं। दोस्तों 1970s के दौर में इंडिया के अंदर बाइक या स्कूटर होना एक लग्जरी का सिंबल था। कार्स तो सड़कों पर बस कुछ गिनी चुनी ही दिखती थी, लेकिन दो पहिया वाहनों का सुख भी सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित था। ऐसे में एच के फिरोदिया ने एक सपना देखा जिसे सुनते ही लोग उसे पागलपन कह देते थे। और वो सपना था हर इंडियन के पास खुद का एक अफोर्डेबल और भरोसेमंद टू व्हीलर होना। लेकिन ये फिरोदिया साहब थे कौन? असल में ये उस टाइम के एक बहुत ही फेमस इंजीनियर थे जिन्होंने यूएसए से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री ली थी। साथ ही कई सारे अचीवमेंट्स भी उनके नाम थे। अपने टैलेंट के बलबूते 1960 से 1968 तक एच के फिरोदिया ने बजाज ऑटो में इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन का पूरा जिम्मा संभाला। उस वक्त इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक तरह से पैदा ही हो रही थी, जहां ना अपनी टेक्नोलॉजी थी और ना ही प्रॉपर रिसोर्सेस। लेकिन फिरोदिया ने इन हालातों में भी बजाज ऑटो को उस दौर की सबसे भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बदल दिया। इसके बाद साल 1972 में एच के फिरोदिया ने काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड की नींव रखी, जो दूसरे व्हीकल्स के लिए गियर बॉक्सेस, ट्रांसमिशन सिस्टम और इसी तरह के कई सारे मैकेनिकल पार्ट्स बनाया करती थी। लेकिन इसी दौरान उन्होंने देखा कि टू व्हीलर इंडस्ट्री पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड ब्रांड के कब्जे में है और उस टाइम बजाज का चेतक सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर था। मतलब कि इस स्कूटर की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि लोगों को इसके डिलीवरी के लिए सालों तक का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन चेतक में एक बहुत बड़ी कमी थी कि ये गियर बेस्ड स्कूटर था जिसे चलाना काफी हार्ड था। ऐसे में ये महिलाओं, बुजुर्गों और उन लोगों के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं था जो पहली बार टू व्हीलर चला रहे थे। एच के फिरोदिया को यही एक जबरदस्त मार्केट गैप दिखा और उन्होंने ठान लिया कि वह भारत को एक ऐसा स्कूटर देंगे जो बिना किक के स्टार्ट हो और गियर बदलने की भी झंझट ना हो। लेकिन कैसे? इसका फिरोदिया साहब के पास भी कोई जवाब नहीं था। हालांकि उस दौर में जापान और बाकी के डेवलप्ड कंट्रीज में गियरलेस स्कूटर्स काफी धूम मचा रहे थे। ऐसे में फिरोदिया समझ गए कि अगर उन्हें इंडिया में इस तरह का स्कूटर लाना है तो किसी ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो कि इस टेक्नोलॉजी में पहले से ही एक्सपर्ट हो। लेकिन दोस्तों तब यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम कोई भी बड़ी ग्लोबल कंपनी इंडियन फर्म्स के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि बाहर की कंपनियों का मानना था कि इंडियन मार्केट बहुत रिस्की है और वहां हमारी टेक्नोलॉजी चुराई जा सकती है। लेकिन फिर भी फिरोदिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने इटली और जर्मनी जैसे कई सारे देशों की बड़ी बड़ी कंपनीज के दरवाजे खटखटाए, लेकिन सभी ने ही उनके साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। अब दोस्तों फिरोदिया साहब भी पूरी तरह से निराश हो चुके थे। लेकिन तभी एक दिन होंडा मोटर कंपनी से उनकी बातचीत हुई और पहली बार किसी ग्लोबल ब्रांड ने न सिर्फ उनकी सोच को समझा बल्कि उन पर भरोसा भी किया। असल में होंडा उस टाइम दुनिया के सबसे बड़े टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में से एक था और वो भी भारत जैसे उभरते हुए और बड़ी मार्केट में कदम रखना चाहता था। लेकिन इंडिया में उस टाइम लाइसेंस राज का दौर था, जिसमें फॉरेन कंपनी सीधे इंडियन मार्केट में एंटर नहीं कर सकती थी। अगर वो भारत में बिजनेस करना चाहती थी तो उन्हें किसी इंडियन कंपनी के साथ में ज्वाइंट वेंचर करना होता था। और दोस्तों इसी रूल की वजह से ही 1984 में काइनेटिक और होंडा के बीच एक ऐतिहासिक पार्टनरशिप हुई, जिससे काइनेटिक और होंडा की नींव रखी गई। ये होंडा का किसी भी इंडियन कंपनी के साथ में पहला कोलैबोरेशन था। होंडा ने अपनी टेक्नोलॉजी और पेटेंटेड गियरलेस स्कूटर डिजाइन काइनेटिक को दिया, जबकि काइनेटिक ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और लोकल R&D को संभाला। इस तरह से काफी मेहनत के बाद 1984 में कंपनी ने इंडिया का पहला गियरलेस सेल्फ स्टार्ट स्कूटर लॉन्च किया, जिसका नाम था काइनेटिक DX। ये उस समय के हिसाब से एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे इंडियंस ने कभी नहीं देखा था, इसीलिए लॉन्च होते ही ये खूब चर्चे में रहा। काइनेटिक DX को पूरी तरह से होंडा के उस टाइम के इंटरनेशनल मॉडल NH100 के बेस पर बनाया गया था, जो कि बाहर के देशों में पहले से ही सुपरहिट हो चुका था, क्योंकि किक स्टार्ट, गियर शिफ्टिंग, हैवी हैंडलिंग, इन तरह की सभी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता था, जिस वजह से इसे कोई भी आसानी से चला सकता था।
लेकिन अगर हम इसे उस समय के दूसरे स्कूटर से कंपेयर करें तो हाँ, इसका इंजन ज्यादा पावरफुल नहीं था, माइलेज भी कुछ खास नहीं था और प्राइस भी थोड़ा सा हायर साइड पर था। पर गियरलेस होने की वजह से इसे एक प्रीमियम स्कूटर माना जाने लगा, क्योंकि ये कंफर्ट का एक ऐसा एक्सपीरियंस दे रहा था जो अब तक किसी भी स्कूटर में नहीं था। कंपनी ने स्कूटर के फ्रंट हिस्से को थोड़ा चौड़ा बनाया था, जो जल्दी बच्चों का फेवरेट राइड स्पॉट बन गया था। इस तरह से ये सिंपल सवारी धीरे धीरे लोगों के साथ में इमोशनली कनेक्ट होने लगी और कुछ ही सालों में काइनेटिक डीएक्स सिर्फ एक स्कूटर नहीं बल्कि हर घर की जरूरत बन गया। शहर की सड़कों से लेकर छोटे कस्बों तक हर जगह पर यही स्कूटर अब दिख रहा था। चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, ऑफिस जाने वाले लोग या फिर घर की शॉपिंग करने वाली महिलाएं, सबने काइनेटिक को खुले दिल से अपनाया। इस सफलता के बाद 1984 में कंपनी ने काइनेटिक EX को लॉन्च किया, जिसमें बेहतरीन कॉस्मेटिक चेंजेस और ज्यादा रिफाइंड परफॉर्मेंस दी गई, जिसकी वजह से EX ने भी DX की तरह ही पॉपुलैरिटी पाई। इस सक्सेस के बाद कंपनी ने अपना डीलर नेटवर्क और भी तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। इसने देश के अलग अलग हिस्सों में अपने शोरूम और सर्विस सेंटर्स खोले। लेकिन दोस्तों, इसी टाइम पर कंपनी ने एक बात नोटिस की कि उनके स्कूटर्स खास तौर पर महिलाओं के बीच में ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मेल कस्टमर्स को ये स्कूटर्स उतने ज्यादा पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि काइनेटिक की डिजाइन थोड़ी सॉफ्ट और फेमिनिन है। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो कि उनकी पर्सनालिटी को मैच करे, जैसे कि थोड़ा ज्यादा पावरफुल, स्पोर्टी और बोल्ड लुक। इसी प्रॉब्लम को ही देखते हुए 1994 में कंपनी ने काइनेटिक ZX स्कूटर को लॉन्च किया, जो खास तौर पर यंगस्टर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। इसका डिजाइन पहले से ज्यादा स्पोर्टी और एग्रेसिव था, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेल कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। साथ ही इसकी परफॉर्मेंस और बिल्ड क्वालिटी भी पहले के मुकाबले काफी इम्प्रूव की गई, जिस वजह से ये ज्यादा मजबूत और रिलायबल बन गया। इस स्कूटर के लॉन्च के साथ ही कंपनी ने यूथ को टारगेट करने वाले मार्केटिंग कैंपेन शुरू किए, ताकि ZX की इमेज एक एनर्जेटिक और मॉडर्न स्कूटर की बन सके। लेकिन काइनेटिक ब्रांड की ओवरऑल इमेज तब तक लेडीज स्कूटर वाली बन चुकी थी। साथ ही यंग लड़कों को इसमें वो मस्कुलिन अपील महसूस नहीं हो रही थी जो कि उन्हें किसी मोटरसाइकिल में मिलती थी। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उस समय पुरुष वर्ग तेजी से बाइक्स की ओर अट्रैक्ट हो रहा था और स्कूटर्स को सॉफ्ट या लेडीज कैटेगरी में रखने की सोच समाज में बढ़ती ही जा रही थी। और दोस्तों, इसी बदलते ट्रेंड को समझते हुए 1994 में टीवीएस ने अपने नए गियरलेस स्कूटर टीवीएस स्कूटी को भी लॉन्च कर दिया था। ये स्कूटर पूरी तरह से फीमेल राइडर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था, जिसका वजन काइनेटिक होंडा की तुलना में काफी हल्का था और इसे चलाना और पार करना भी बेहद आसान था। कॉम्पैक्ट बॉडी और वाइब्रेंट कलर्स जैसे पिंक, पर्पल और ब्लू ने इसे लड़कियों के बीच में इंस्टेंट हिट बना दिया। साथ ही इसकी कीमत भी काइनेटिक स्कूटर से काफी कम थी, जिससे ये मिडिल क्लास बायर्स के लिए एक लॉजिकल चॉइस बन गया। और सबसे जरूरी बात, ये स्कूटर फ्यूल एफिशिएंट भी था, जो कि उस दौर में पेट्रोल के बढ़ते प्राइसेस और मिडिल क्लास के बजट के बीच एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन गया। इस तरह से टीवीएस स्कूटी के आने से काइनेटिक होंडा की मार्केट पर काफी असर पड़ा, लेकिन ये असर ज्यादा समय तक नहीं टिक सका, क्योंकि कुछ ही समय बाद स्कूटी की कमजोरियां लोगों के सामने आने लगी। जैसे कि इसकी बॉडी बहुत हल्की थी, जिससे खराब रोड्स पर स्टेबिलिटी बनाना काफी मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा अगर दो लोग बैठ गए हों तो फिर स्कूटर का पिकअप भी काफी स्लो हो जाता था। ऊपर से स्टोरेज स्पेस भी बहुत कम था, जो कि डेली यूजेस के लिए एक बड़ी परेशानी बन गया। और सबसे बड़ी बात, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मजबूत नहीं थी, जिससे 2-3 साल के अंदर ही स्कूटर में वाइब्रेशन और मैकेनिकल इश्यूज दिखने लगते थे। इन्हीं खामियों की वजह से बहुत से कस्टमर्स दोबारा काइनेटिक होंडा की तरफ मूव करने लगे और काइनेटिक ने एक बार फिर से बाजी मार ली। 1995 में कंपनी ने काइनेटिक मार्वल को लॉन्च किया, जो न सिर्फ मॉडर्न दिखता था बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में भी बहुत आगे था। यही वजह थी कि मार्वल को उस साल का स्कूटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया। काइनेटिक मार्वल की इस जबरदस्त सफलता को देखकर बजाज ऑटो, जो उस समय तक अपने ड्यूरेबल गियर्ड स्कूटर्स जैसे बजाज चेतक और बजाज सुपर के लिए जाना जाता था, अब गियरलेस स्कूटर सेगमेंट में भी कूद पड़ा और उसने अपने सबसे पहले गियरलेस स्कूटर बजाज स्प्रिट को मार्केट में उतारा। बजाज स्प्रिट को खास तौर पर टीनेजर्स और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। हालांकि परफॉर्मेंस के मामले में ये टीवीएस से ज्यादा अलग नहीं था, इसीलिए इसे मार्केट में कुछ खास पहचान नहीं मिली और बजाज ने कुछ सालों बाद गियरलेस स्कूटर से अपने कदम पीछे खींच लिए।
इस तरह से काइनेटिक के लिए अब रास्ता साफ था, क्योंकि मार्केट में कोई बड़ा कॉम्पिटिटर बचा ही नहीं था। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने काइनेटिक की नींव हिलाकर रख दी। असल में 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद से इंडिया की मार्केट फॉरेन कंपनीज के लिए खोल दी गई और अब वो बिना किसी कोलैबोरेशंस के इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप कर सकते थे। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कई सारी फॉरेन कंपनीज ने डायरेक्ट इंडियन मार्केट में एंट्री ले ली। ऐसे में होंडा ने सोचा कि उसे भी अब मौके का फायदा उठाते हुए इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक ग्रुप और होंडा कॉरपोरेशन के बीच में रिश्ते अब खराब भी होने लगे थे। इसीलिए होंडा चाहता था कि वो काइनेटिक का सारा स्टेक खरीद ले और आजादी से काम कर सके। लेकिन दोस्तों, काइनेटिक किसी भी कीमत पर अपना स्टेक बेचना ही नहीं चाहता था। इसीलिए 1998 में होंडा ने काइनेटिक के साथ अपनी पार्टनरशिप को ऑफिशियली खत्म कर दिया और अपनी नई कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया यानी HMSI की नींव रखी। ये काइनेटिक के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इस ब्रेकअप के बाद न सिर्फ होंडा गया बल्कि उसके साथ साथ जापानीज टेक्नोलॉजी भी चली गई और इसी वजह से काइनेटिक अब अपनी स्ट्रेंथ को खोने लगा। और फिर 2001 में वो पल आया जिसने पूरी इंडियन स्कूटर मार्केट को हिलाकर रख दिया। होंडा ने इंडिपेंडेंटली काम करते हुए अपना स्टाइलिश 4 स्ट्रोक गियरलेस स्कूटर होंडा एक्टिवा को लॉन्च कर दिया था, जो न सिर्फ चलाने में स्मूथ था बल्कि मेंटेनेंस के मामले में भी बेहद शानदार। होंडा एक्टिवा ने मार्केट में आते ही वो सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर दी जो कि लोग सालों से स्कूटर्स में फेस कर रहे थे। जैसे कि काइनेटिक अपने स्कूटर्स में अभी तक पुराना 2 स्ट्रोक इंजन यूज करता था, जिसमें माइलेज कम मिलता था और पोल्यूशन भी ज्यादा होता था। वहीं एक्टिवा में एडवांस 4 स्ट्रोक इंजन था, जो न सिर्फ बेटर माइलेज देता बल्कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी था। इसके अलावा काइनेटिक के स्कूटर्स में ज्यादातर प्लास्टिक बॉडी होती थी, जो हल्की तो थी ही लेकिन जल्दी डैमेज भी हो सकती थी। इसके मुकाबले एक्टिवा में मेटल बॉडी दी गई थी, जो ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सेफ थी, जिससे लोगों का मेंटेनेंस खर्च कम हो गया। और यही वजह थी कि लोगों ने एक्टिवा को हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया। होंडा की तूफानी एंट्री ने काइनेटिक को ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया जहां से आगे का रास्ता बेहद कठिन हो गया। अब उसके सामने 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वो अपने पुराने आउटडेटेड मॉडल्स के साथ में मार्केट में बची कुची पकड़ बनाए रखे, या फिर एक ऐसा मॉडर्न स्कूटर लेकर आए जो कि एक्टिवा को टक्कर दे सके। अब काइनेटिक के पास ना तो होंडा जैसी कटिंग एज जापानीज टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई सॉलिड R&D इकोसिस्टम। इसके बावजूद कंपनी ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मैदान नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या था, उन्होंने अपने सालों के एक्सपीरियंस की मदद से 2001 में ZX Zoom को लॉन्च किया। ये 110 सीसी का 2 स्ट्रोक स्कूटर था, जिसे स्पोर्टी लुक के साथ में उतारा गया। काइनेटिक ने उम्मीद की थी कि इसका लुक और दमदार परफॉर्मेंस एक्टिवा को भारी चुनौती देगा, लेकिन असलियत तो कुछ और ही निकली। असल में ZX Zoom का 2 स्ट्रोक इंजन नए एमिशन नॉर्म्स पर खरा नहीं उतरा और फ्यूल एफिशिएंसी भी उम्मीद से काफी कम थी। ऊपर से होंडा की तरह मजबूत सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से अवेलेबल नहीं थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि ZX Zoom मार्केट में टिक ही नहीं पाया। लेकिन दोस्तों, काइनेटिक ने यहाँ भी हार नहीं मानी। अगले ही साल यानी 2002 में काइनेटिक नोवा को लॉन्च कर दिया गया, जो कि पूरी तरह से एक मॉडर्न स्कूटर था। इसमें 113 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन दिया गया था ताकि फ्यूल एफिशिएंसी की शिकायत को दूर किया जा सके। इस तरह से ये स्कूटर न सिर्फ पहले के स्कूटर से कहीं ज्यादा इको फ्रेंडली था, बल्कि माइलेज में भी अपने पहले के स्कूटर से कई गुना बेहतर साबित हुआ। इन सभी सुधारों की वजह से नोवा का इनिशियल रिव्यूज बहुत अच्छा आया और उसकी शुरुआती बिक्री ने भी उम्मीद जगा दी कि अब कंपनी अपना कमबैक कर सकती है। लेकिन दोस्तों, तब तक होंडा एक्टिवा की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी कि नोवा की चमक ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। इसके अलावा कुछ साल पहले काइनेटिक ने साउथ कोरियन कंपनी होसोंग मोटर्स के साथ में कोलैबोरेशन करके मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी कदम रख दिया था और 2003 में उन्होंने एक प्रीमियम क्रूजर मोटरसाइकिल अक्विला को लॉन्च किया। अक्विला अपने लॉन्च के कुछ समय बाद तक खूब हेडलाइंस में बनी रही। इसकी इंटरनेशनल स्टाइलिंग और क्रूजर अपील ने जमकर लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन इस बाइक की हाई प्राइस और लिमिटेड सर्विस ने इसे भी एक निश प्रोडक्ट बना दिया। इस वजह से अक्विला की सेल्स उस लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाई जिसकी काइनेटिक ने उम्मीद की थी। इसीलिए धीरे धीरे लॉसेस बढ़ने लगे और पार्टनरशिप में भी दरार आ गई। और फिर काफी मतभेदों के बाद आखिरकार 5 सालों में ही काइनेटिक और होसंग मोटर्स की जोड़ी टूट गई और यहीं से काइनेटिक के मोटरसाइकिल बिजनेस पर भी लगाम लग गई।
काइनेटिक अपनी पुरानी पोजीशन को फिर से पाने के लिए कई सारी दांव खेल रही थी, जैसे कि कंपनी ने एक बोल्ड मूव लेते हुए काइनेटिक ब्लेज को लॉन्च किया, जो उस समय का सबसे पावरफुल स्कूटर था। ये एक ऐसा स्कूटर था जिसे देखकर लगता था कि काइनेटिक अब सीधे प्रीमियम और परफॉर्मेंस सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, क्योंकि ब्लेज में 165 सीसी का पावरफुल इंजन दिया गया था, जो कि उस समय किसी भी स्कूटर के लिए बहुत बड़ी बात थी। साथ ही इसका पिकअप भी इतना जबरदस्त था कि ये कई सारे रेगुलर मोटरसाइकिल्स को भी सीधी टक्कर दे सकता था। इसके अलावा डिस्क ब्रेक्स, एलॉय व्हील्स और एकदम अलग यूरोपियन डिजाइन दिया गया था, जो कि उस टाइम के ट्रेडिशनल स्कूटर्स से बिल्कुल हटके था। काइनेटिक ने इसे एक परफॉर्मेंस स्कूटर के तौर पर पेश किया था, एक ऐसा प्रोडक्ट जो भारत में पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ काइनेटिक से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। भारत का आम स्कूटर बायर उस दौर में भी माइलेज, प्राइस और आसान मेंटेनेंस जैसी बेसिक चीजों को देखकर ही फैसला करता था। लेकिन ब्लेज की हाई प्राइसिंग, कम माइलेज और कॉम्प्लेक्स डिजाइन ने उसे मार्केट से दूर कर दिया। इतने सारे फेलियर्स के बाद इंटरनली कंपनी की हालत बेहद खराब होती जा रही थी। R&D पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे, लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं मिल रहा था। सेल्स लगातार गिर रही थी और रेवेन्यू भी लगभग रुक सा गया था। ऊपर से मार्केटिंग बजट भी इतना कम था कि ब्रांड की विजिबिलिटी भी खत्म होने लगी थी। दूसरी तरफ डीलर्स भी निराश थे, क्योंकि उनके स्कूटर्स बिक ही नहीं रहे थे और जो मार्केट में अवेलेबल भी थे, उनके लिए समय पर स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिलते थे। इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए कई सारे डीलर्स ने तो काइनेटिक को छोड़ना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ एम्प्लॉयज भी पूरी तरह से डिमोटिवेटेड हो चुके थे, और हो भी क्यों ना, जब कंपनी की लीडरशिप के बीच ही कंफ्यूजन बना हुआ था। कोई कहता कि स्कूटर सेगमेंट में टिके रहना ही ठीक होगा, तो कोई मोटरसाइकिल की तरफ शिफ्ट होने की सलाह देता, और कुछ सीनियर लीडर्स तो ओपनली बोलने लगे थे कि बिजनेस को बेच देना ही एकमात्र रास्ता है। इन अलग अलग ओपिनियंस की वजह से ना कोई मजबूत स्ट्रैटेजी बन पाई और ना ही कोई सॉलिड कदम उठाया गया, जिस वजह से कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन दिन व दिन बिगड़ती चली गई। इन्हीं लॉसेस को कवर करने और दोबारा स्कूटर मार्केट में वापसी करने के लिए काइनेटिक मोटर कंपनी ने 2007 में ताइवान की SYM यानी सैंगयांग मोटर कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की और काइनेटिक फ्लाइट स्कूटर को लॉन्च किया। फ्लाइट असल में SYM के ग्लोबली सक्सेसफुल मॉडल X Pro पर बेस्ड था, जो कि उस समय तक 62 देशों में बेस्ट सेलर रह चुका था। यानी टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को लेकर इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं था। फ्लाइट में वो सारी क्वालिटीज थी जो कि काइनेटिक को दोबारा मजबूत बना सकती थी। लेकिन तब तक इंडियन मार्केट में होंडा एक्टिवा जैसे प्लेयर्स अपनी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत कर चुके थे। ऐसे माहौल में फ्लाइट को वो कॉमर्शियल सक्सेस नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद की गई थी। इसके बाद कंपनी पर से इन्वेस्टर्स का भी भरोसा उठने लगा। ऐसे में मार्केट से पैसे उठाना काइनेटिक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। उस दौरान फिरोदिया फैमिली ने भी कंपनी को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब एंड में चीजें बदलती हुई नजर नहीं आई तो उन्होंने अपनी ये कंपनी 2008 में महिंद्रा एंड महिंद्रा को बेच दी। महिंद्रा ने 110 करोड़ रुपए में काइनेटिक मोटर्स में 80% स्टेक को खरीदा और काइनेटिक के पुराने स्कूटर्स को अपने नाम से पूरे नए अंदाज में मार्केट में उतारा, क्योंकि महिंद्रा को लगा था कि उसकी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग और बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस स्कूटर को फिर से